नमस्कार सभी को। मैं समझता हूँ नमस्कार कि सर। अभी बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन जितने भी जुड़े हैं तो हम शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। आज हम बात करेंगे फसल, जलवायु एवं ऋतु में आपस में क्या संबंध है, क्योंकि कृषि के लिए कल तक जो भी हमने चर्चा की है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो है ये हम अभी अंतरिक्ष से धरती पर उतरने का प्रयास कर रहे हैं, उतर गए हैं ऐसा कह सकते हैं। हम वायुमंडल में आ गए हैं आज, और वायुमंडल में आने के बाद हम अपने अपने खेतों में खड़े होकर ये समझने की कोशिश करें कि हम जो फसल करना चाहते हैं उस फसल का जिस मौसम में हम करना चाहते हैं, जिस ऋतु में करना चाहते हैं, उस ऋतु के साथ, और उस ऋतु में जो उस ऋतु के विभिन्न समय में जो जलवायु उत्पन्न होता है, जो जलवायु होता है, उसके साथ क्या पारस्परिक संबंध है। और ये बहुत गहरा संबंध है, इसको भी हम बहुत विस्तार में समझेंगे। फसल, जलवायु और ऋतु में गहरा संबंध है। जलवायु और ऋतुएं फसलों के विकास और उपज को प्राथमिक प्रभावित करती हैं, जबकि फसलें भी जलवायु और ऋतु को प्रभावित कर सकती हैं। अभी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जलवायु और ऋतुएं फसलों के विकास और उपज को प्रभावित करती हैं। ये तो ठीक है, बहुत आसान है, सभी जानते हैं, सभी समझते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जबकि फसलें भी जलवायु और ऋतुओं को प्रभावित कर सकती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमको समझने के लिए। और हम क्या फसल उगा रहे हैं, और वो अगर उस ऋतु और जलवायु के अनुसार नहीं है तो भी हम किसी न किसी तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ के जलवायु परिवर्तन में योगदान दे रहे हैं। और वो जलवायु परिवर्तन जो होता है वो निगेटिवली होता है। कैसे हो रहा है, वो क्यों होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो बात है ये कितना वास्तविक है, कितना ये कितना वास्तविक है, और कितना सही है, और हमारी इससे गलती क्या होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, कैसे इसको हम समझेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा विस्तार में बात करेंगे। जबकि फसलें भी जलवायु और ऋतुओं को प्रभावित कर सकती हैं, इसका तात्पर्य ये है कि जब हम ऑफ सीजन की फसलें लेते हैं या लेने का प्रयास करते हैं, या हम ऋतु के अनुसार तो हम फसल ले रहे हैं, लेकिन उसी फसल को थोड़ा जल्दी लेने का प्रयास करते हैं, मतलब जल्दी शुरू करने का प्रयास करते हैं। ऋतु शुरू होने के पहले हम फसल को शुरू करने का प्रयास करते हैं, और साथ में हम ये भी करते हैं कि थोड़ा देर तक वो फसल से उत्पादन मिलता रहे, उसके लिए हम थोड़ा देर में उस फसल को लगाते हैं। मतलब ऋतु के बाहर जो उस फसल के लिए जो ऋतु है उससे आगे जाके हम उस फसल को लेने का प्रयास करते हैं। कह सकते हैं कि हम फसल को ऋतु के अनुसार आगे और पीछे हम उसको खींचने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फसल का जो फसल का जो ये है पीरियड है उसको हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं, हम उसका उल्टा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फसल का जो साधारण जो समय होता है, फसल का जो पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है, उसको हम कम करके उसी सीजन में हम दो फसल लेने का प्रयास करते हैं, जल्दी लेने का प्रयास करते हैं, देर तक लेने का प्रयास करते हैं, या उस ऋतु को छोड़ के हम दूसरे ऋतु में विपरीत अवस्था में भी प्रयास करते हैं फसल को लेने का। और उसके लिए जो प्रजातियां हैं वो डेवलप की जाती हैं, डेवलप होती हैं, डेवलप किया जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वो वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब हम वो करते हैं तब उसमें समस्याएं आती हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं आते हैं, क्योंकि
अप्राकृतिक तरीके से जब हम किसी को कर रहे हैं, तो जो उसके अंदर जो प्रतिरोधी क्षमता है, जो उसके अंदर जो प्रकृति के प्रति जो समन्वयता होती है, वो कम होती है। तो उसमें समस्याएं आती है, और उन समस्याओं को से निपटने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं। और वो उपाय जो करते हैं वो वहाँ के इकोसिस्टम को, वहाँ की प्रकृति को, वहाँ के वातावरण को, वहाँ के जलवायु को धीमे 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 परिवर्तित करता है। हम आगे इसको और विस्तार में समझेंगे। जलवायु और ऋतुएं फसलों के जीवन चक्र का एक अभिन्न अंग है, और उनका प्रभाव फसलों के विकास और उपज पर महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे सीधा बात हो रहा है कि जलवायु और ऋतु के अनुसार अगर हम फसल कर रहे हैं, तो जो उसका जो साधारण जीवन चक्र, जो प्राकृतिक जीवन चक्र है, उस जीवन चक्र के अनुसार जब हम कर रहे हैं, तो हमको जो उसका जो फसलों पर जो उनका प्रभाव पड़ता है, फसल के विकास पे और उपज पे, वो पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है, उसका लाभ हमें मिलता है। अब हम थोड़ा सा और विस्तार में जाएंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे पीछे बात किया कि जलवायु और ऋतु, फसल के लिए जलवायु और ऋतु, तो हम पहले जलवायु के ऊपर थोड़ा बात करेंगे कि जलवायु में क्या क्या महत्वपूर्ण है। जलवायु की जब हम बात करते हैं, तो जलवायु से हम क्या तात्पर्य क्या है। तो जलवायु में तापमान आता है, वर्षा आता है, जो फसलों के लिए इष्टतम तापमान आवश्यक है। मतलब इष्टतम का मतलब ऑप्टिमम, फसल के लिए जो सबसे सही तापमान हो, जब से सुइटेबल तापमान हो, उसकी बात हो रही है। इष्टतम मतलब सबसे सुइटेबल, ऑप्टिमम। अत्यधिक तापमान, बहुत अधिक या बहुत कम, मतलब जो तापमान उसके लिए ऑप्टिमम है, उससे काफी ज्यादा हो या उससे काफी कम हो जाए, मतलब उससे बाहर, उसका जो रेंज है उससे अगर बाहर होता है, तो वो फसल के विकास को बाधित करता है। विभिन्न प्रकार से बाधित करता है, उसके ग्रोथ को बाधित करता है, उसके बढ़त को बाधित करता है। बहुत ज्यादा गर्मी होगी तब भी बढ़ता नहीं है, बहुत कम तापमान होता है तब भी नहीं बढ़ता। और ये कब होता है, जब हम उस साधारण तापमान, साधारण जलवायु जो है उस ऋतु के अंदर, ऋतु ऋतु के विभिन्न भागों में जो जिस समय जैसा जलवायु होता है। खरीफ की फसल की अगर बात करें, तो खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में होती है। वर्षा ऋतु के शुरुआत, बीच में, आखिर में, और उनको भी अगर हम अलग अलग भागों में बांट दें, तो जैसे हमने पीछे देखा है कि राशियों की बात की, नक्षत्रों की बात की, सूर्य का राशि से गोचर, सूर्य का नक्षत्र से गोचर, इनके अनुसार जो है वो ऋतु में जो जलवायु वो बदलता है, उसके बारे में हमने अभी तक, कल तक अच्छी तरह से हमने उसको समझा है। अब उसका प्रभाव फसलों पे किस तरीके से पड़ता है, कैसे पड़ता है, अच्छा पड़ता है, बुरा पड़ता है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो तापमान की अगर बात करें, तो तापमान अगर अधिक है या कम है, मतलब जो साधारण तापमान है उससे अलग अगर है, तो वो फसलों के विकास को बाधित करता है। अगर विकास को बाधित करता है, मतलब बढ़ने में समय से नहीं बढ़ रहा है, या समय से ज्यादा बढ़ रहा है, ये भी हो सकता है। उसका जो वानस्पतिक वो है, ग्रोथ है, जो बढ़त है, वो अगर ज्यादा हो जाए तो भी उत्पादन कम होगा, और अगर धीमे हो तब भी उत्पादन कम होगा। इसके बाद आता है वर्षा। वर्षा, सभी ऋतुओं में वर्षा नहीं होती, लेकिन वर्षा की ऋतु में जो वर्षा होती है, उसी के आधार पर स्पीकर, मतलब अपना माइक्रोफोन अभी सभी लोग ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर रखिए, तो आवाज नहीं आएगी किसी और की, केवल मेरी आवाज जाएगी आप लोगों तक। तो वर्षा जो है वर्षा ऋतु में होती है। बाकी ऋतुओं में वर्षा नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी पानी बरस सकता है मौसम के अनुसार, जलवायु। स्पीकर, अपना माइक्रोफोन सभी लोग ऑफ कर लीजिए, मुझे आवाज आ रही है, मुझे डिस्टरबेंस होता है। सभी लोग माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ें। तो मुझे देखना पड़ेगा कि किसका माइक्रोफोन ऑन है, फिर हमको यहाँ से बंद करना पड़ेगा, फिर ये स्लाइड बंद करना पड़ेगा, वो सारी बातें होंगी। मैं आप लोगों से ही कहता हूँ कि आप माइक्रोफोन ऑफ कर लें।
जब भी हम प्रेजेंटेशन शुरू करें तो अपने आप म्यूट कर लें तो ठीक रहेगा। जब चर्चा में जाएंगे तब आप अनम्यूट करके अपनी बात कहें, प्रश्न पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वर्षा की बात कर रहे थे। तो वर्षा में क्या होता है कि वर्षा के समय वर्षा होती है, लेकिन बाकी ऋतुओं में, बाकी समय में जब वर्षा नहीं होती, तब वर्षा ऋतु में कितनी वर्षा हुई है, अत्यधिक हुई है या बहुत कम हुई है, उसके अनुसार बाकी ऋतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है। और वर्षा ऋतु में जो फसल है उस पर तो प्रभाव पड़ता ही है। जैसे वर्षा फसलों के लिए आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक वर्षा या सूखे से भी फसलें प्रभावित हो सकती हैं, होती हैं, हो सकती क्या, होती हैं। सौर विकिरण, सूरज का जो प्रकाश है उसके साथ जो एक ऊष्मा आती है, अगर ये विकिरण की बात करें तो ये ऊष्मा जो आती है वो रेडिएशन के रूप में आती है। हम बाहर जब खड़े होते हैं तो अलग अलग ऋतुओं में हमको सूर्य का प्रकाश तो वैसा ही रहता है, लेकिन अगर आकाश है, खुला आसमान है, तो सूर्य का प्रकाश में परिवर्तन थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। वो इस कारण होता है कि सूर्य कहाँ पर है, कर्क रेखा के नजदीक है, मकर रेखा के नजदीक है, वो सारे भूगोल हमने कल तक हमने सब समझ लिया है। तो सीधा पड़ रहा है, तिरछा पड़ रहा है, उसके अनुसार उसका फर्क थोड़ा सा पड़ता है। लेकिन जो उसके अंदर जो विकिरण है, जो रेडिएशन है, जो हीट है, जो तापमान है, ऊष्मा जो उसके अंदर होती है, वो महत्वपूर्ण होता है। और वो ऋतु के अनुसार, फसल के अनुसार होता है। जिस ऋतु में जो फसल है वो उसी कारण है क्योंकि वो सूर्य का जो ऊष्मा है, जो सूर्य सौर विकिरण है, वो जिस समय कम होता है, किस समय कम होता है, सर्दियों के मौसम में कम होता है, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी पड़ती है तो उसमें जो ऊष्मा होती है वो कम होती है, हीट कम होता है, रेडिएशन कम होता है। तो कुछ फसलें हैं जो उस समय उस वातावरण से के अनुकूल होती हैं, और कुछ होते हैं जो उसके विपरीत वातावरण के अनुकूल होती हैं। तो हम ये सारी बातें जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, लेकिन हम कभी कभी उस बात को जानते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। तो जानना और समझना वो दोनों जरूरी है। जितना हम जानते हैं उतना पूरा समझना भी जरूरी है। जो नहीं जानते उसको कैसे समझेंगे। तो जलवायु और ऋतुएं फसलों के विकास, वृद्धि और उपज को प्रभावित करती हैं। जलवायु परिवर्तन, जैसे मैंने पीछे बताया कि जलवायु परिवर्तन होता है। ये जलवायु परिवर्तन जो ये ऋतु के अंतर्गत ही जलवायु परिवर्तन होता है। जैसे मैंने बताया, वर्षा ऋतु जब प्रारंभ होता है तब वर्षा होती है, रोज वर्षा नहीं होती, थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है, कुछ कुछ दिनों में वर्षा होती है, दिन के किसी भाग में होती है। लेकिन जब वर्षा ऋतु के मध्य भाग में क्रमशः 5-6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, कभी कभी और लंबा, पूरी वर्षा हो रही है, बहुत वर्षा हो रही है, मतलब आप बाहर नहीं जा सकते, कंटिन्यूअस वर्षा हो रही है, तो फिर वर्षा ऋतु के अंत में कम हो जाता है। तो ये जलवायु परिवर्तन होता है। जैसे कि तापमान में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव फसलों के लिए एक चुनौती होती है। ये कब होता है? जब आप प्रकृति के विपरीत जब आप काम करने लगते हैं, तो प्रकृति भी अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करती है। आप जैसे जब कहीं पे जा रहे हैं, अगर ट्रैफिक ज्यादा है, तो आप क्या करते हैं? रास्ता दूसरा ले लेते हैं। या कहीं पे जो है ये है कि आप अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, जिस टेबल पे बिल्कुल खाली है आप वहां पे बैठने का प्रयास करेंगे, जिस टेबल में और दो लोग बैठे हुए हैं और चार सीट खाली है, आप वहां पे नहीं बैठते हैं, जो बिल्कुल खाली है वहां पे बैठने का प्रयास करते हैं। तो ये एक एडजस्टमेंट का ही एक रूप है, ये एक एडजस्टमेंट का ही भाव है। तो प्रकृति जो है निरंतर एडजस्टमेंट करती है, और वो अपने नियम के अनुसार चलने का प्रयास करती है। और जहाँ पे वो डिस्टरबेंस होता है वहां पे वो उसके प्रति प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया दिखती है। और वो प्रक्रिया जो है वो प्रतिक्रिया के रूप में वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ऋतुएं विभिन्न फसलों के लिए उपयुक्त होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया। उदाहरण के लिए खरीफ फसलें जैसे धान है, को अधिक गर्मी और पानी की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि धान को गर्मी, उसको तापमान चाहिए, लेकिन तापमान के साथ एक अवस्था में उसको तापमान चाहिए शुरू में,
जब उसके अंदर वानस्पतिक वृद्धि हो रही है, तब उसको तापमान की आवश्यकता है। लेकिन जब वानस्पतिक वृद्धि के बाद जब वो उसमें बीज बनना शुरू होता है, बीज बनने के बाद बीज जो है वो डेवलप होना शुरू होता है और बीज की परिपक्वता होनी शुरू होती है, तब उसको तापमान कम चाहिए। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जितने भी सुगंधित चावल की प्रजातियां हैं, सबसे ज्यादा बड़ा उदाहरण जो है, सबसे कॉमन उदाहरण जो बासमती का है। बासमती जितना हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं, उतना बासमती पैदा तो कहीं पे भी हो जाता है, क्योंकि चावल है, और चावल भारत के किसी भी कोने में कहीं पे भी पैदा हो सकता है, कोई भी प्रजाति हो। लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है, उसके जो गुण है, वो स्थान विशेष के अनुसार वो बदलता है। उदाहरण हम बासमती कर लें, तो बासमती उत्तर भारत से हम जितना दक्षिण की तरफ चलते चले जाएंगे, उतना उसमें बास कम होता जाएगा, जो उसकी जो सुगंध है वो कम होती चली जाएगी। और अगर हम उसको महाराष्ट्र में और दक्षिण में हम बासमती को फसल लेने का प्रयास करें, तो उसमें बास नहीं होगा, मती होगा केवल। मती मतलब मोती, मतलब दाना। तो बासमती के लिए एक विशेष वातावरण की जरूरत होती है, एक विशेष जलवायु की जरूरत होती है। वो जलवायु जब मैं कह रहा हूँ, तो वो कृषि जलवायु की बात कर रहे हैं। और वो कृषि जलवायु जो हमने कल परसों बताया था, कृषि जलवायु के जो 15 क्षेत्र हैं, उसमें से जो दूसरा क्षेत्र था तराई वाला, पहाड़ों के ऊपर वाला नहीं, पहाड़ों के नीचे वाला जो क्षेत्र था, 2 नंबर या 3 नंबर का जो था, उसमें आप देखेंगे वहाँ के वातावरण, वहाँ का जलवायु, वहाँ की मिट्टी, वो बासमती के चावल के लिए सबसे सुटेबल होता है। इसी प्रकार रबी की फसल में हम गेहूं की बात करते हैं, तो गेहूं को भी और ज्यादा ठंडे मौसम की जरूरत होती है। गेहूं की बुआई जब करते हैं, तब ठंड पड़ना शुरू होता है, और जैसे जैसे ठंड बढ़ता है, वैसे वैसे उसमें ग्रोथ होना शुरू होता है, उसमें वनस्पतिक वृद्धि होती है। लेकिन जब गेहूं में दाने बनते हैं, उस समय तापमान बढ़ना शुरू होता है। फूल जब आते हैं, तब तापमान कम रहता है। दिन वहां पे दिन की कितना लंबाई की भी बात है, कि दिन कितना समय है, और प्रकाश कितना देर है, वो बातें होती है, अलग अलग प्रजाति के लिए अलग 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 है। जैसे पहाड़ों में जो गेहूं की फसल लेते हैं, वो रबी में तो नहीं लेते, वो तो इसी समय लेते हैं। इस समय दिन बड़ा होता है, तो वहाँ की प्रजातियां उसके हिसाब से हैं। जो हम महाराष्ट्र में, एमपी में जो गेहूं उगाते हैं, वो वहाँ पे उगाने जाएंगे, तो उस तरीके का उत्पादन नहीं आएगा। तो ये सारी जो बातें हैं, ये तापमान, नमी, वहाँ की जो जो प्रकाश, फोटो पीरियड, जो दिन की लंबाई, ये बहुत सारी बातें हैं जो फसल के लिए महत्वपूर्ण है। और हम उसके अनुसार जो जो फसल है, उसके अंदर जो प्रजाति है, उस प्रजाति के उस गुणधर्म को समझ के, उसके अनुसार अगर हम स्थान, हमारे स्थान में कैसा है और उसका उसको क्या जरूरत है, उसके अनुसार अगर हम करें, तो फसल हमको अच्छी मिलती है, समस्याएं कम होती हैं। अब इसी से आगे हम बढ़ते हैं फसल चक्र में। तो ऋतुएं फसलों के रोपण, विकास और कटाई के चक्र को निर्धारित करती हैं। जैसे भी मैं बता ही रहा था, धान के बारे में बता रहा था, गेहूं के बारे में बता रहा था। पारस्परिक संबंध इसमें क्या है, कि जलवायु और ऋतुएं मिलकर फसलों के विकास और उपज को निर्धारित करते हैं। तो हम जलवायु को और ऋतु को अलग अलग नहीं कर सकते। ऋतु के अंतर्गत जलवायु होता है, जलवायु के अंतर्गत ऋतु नहीं होता है। जलवायु ऋतु के अनुसार होता है। रबी का जो मौसम है, रबी की जो फसल है, उस समय शीत ऋतु होता है। उस समय हम गर्मी का आकलन वो नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि भाई तापमान जो है 35 डिग्री 40 डिग्री हो जाएगा। उस समय अगर ठंडी उतनी नहीं पड़ रही है, तो जो 15 डिग्री होता था, वो 18 डिग्री होगा, वो 20 डिग्री होगा, लेकिन वो 35 डिग्री नहीं होगा। तो ये जलवायु जो है वो ऋतु के अनुसार होता है, कहने का मतलब ये। और ये दोनों मिला के उसके अनुसार फसल होता है। और अगर ये दोनों फसल के अनुसार है, या फसल इनके अनुसार है, तब उसका विकास और उसकी उपज जो है वो हमको अच्छी मिलती है। जलवायु परिवर्तन से ऋतुओं के पैटर्न में बदलाव हो सकता है। और जलवायु परिवर्तन कब होता है, जब हम फसल को जैसे मैंने बताया कि
विपरीत अवस्था में लेने का प्रयास करते हैं। ऋतु के पैटर्न में बदलाव होता है जिससे फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है क्या, पड़ता ही है। इसको हम लोग सब लोग जानते हैं, समझते हैं। तो जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? अगर हम फसल में परिवर्तन कर रहे हैं, फसल में परिवर्तन कैसे कर रहे हैं? जो जिस ऋतु में जो फसल है उसके बजाय हम विपरीत अवस्था के, मतलब विपरीत ऋतु के, जो उस ऋतु के लिए नहीं है, उसको जो हम प्रयास करते हैं लेने का, तब जो है ये इसका रिवर्स एक्शन होता है। किसानों को जलवायु और ऋतुओं के अनुसार फसलों का चयन एवं प्रबंधन करना चाहिए ताकि वे अपने उपज को अधिकतम कर सकें। तो इसका जो सार है इस सभी बातों का, वो यही है कि आप जलवायु और ऋतु को समझें। उसके लिए हमने जो भारत के जो कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में बताया, तो आप जिस क्षेत्र में उसके अनुसार आपके यहाँ का जलवायु कैसा है वो यहाँ से आप समझ सकते हैं। और आप, क्योंकि वहाँ पे तो आपका अपना अनुभव जो है उसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि भाई वहाँ पे कैसा है, क्या है, और उसके अनुसार हमें क्या, कौन सी फसल लेनी चाहिए, किस समय कौन सी फसल लेनी चाहिए। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, हम थोड़ा और आगे जाते हैं और थोड़ा गहराई में जाते हैं। तो बढ़ते तापमान और बदलते मौसम के पैटर्न के कारण अक्सर सूखे, अत्यधिक गर्मी, ठिठुरन भरी ठंड और बाढ़ इत्यादि से उत्पन्न होने वाली अकाल की स्थिति के कारण फसल के पैदावार कम हो जाती है। तो ये तो मतलब जो बात है ये हम सभी जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं। लेकिन उसके लिए हम इसको ठीक करने के लिए या इससे बचने के लिए हम उपाय नहीं करते, उपाय के बारे में नहीं सोचते। और उसका उपाय बहुत साधारण सा है, सिंपल सा है, आसान सा है। वो ये है कि आप अपने कृषि जलवायु को समझें और उसके अनुसार, ऋतु के अनुसार, जलवायु के अनुसार आप फसलों का चयन करें। और फसलों की संख्या बहुत है, ऐसा नहीं है। ये भी होता है कि भाई आप ऑफ सीजन की फसल लेंगे तो मार्केट ज्यादा मिलेगा। हाँ, बिल्कुल ज्यादा मार्केट मिलेगा, रेट ज्यादा मिलेगा, लेकिन उत्पादन भी कम मिलता है। उस फसल को पैदा करने के लिए जो वो करना पड़ता है, व्यय करना पड़ता है, जो खर्चा करना पड़ता है, जो समस्याएं आती है, वो भी ज्यादा होती हैं। ठीक है, अगर लाभ हानि की बात करें तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा लाभ ज्यादा होता है। वो भी आपके हाथ में नहीं है, वो तो मार्केट के हाथ में है। अगर आपकी सोच, अगर आपके आसपास के 100 में से 90% किसानों ने आपके ही सोच को फॉलो किया या आपके जैसे ही सोचना शुरू किया, तो वो भाव उल्टा हो जाएगा, मार्केट का पूरा सिचुएशन उल्टा हो जाएगा। और होता है ऐसा। और हम मेरे से ज्यादा आप स्वयं किसान हैं, तो आप इस बात को जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, अनुभव कर चुके होंगे, करते हैं। तापमान में वृद्धि से के पकने का समय बदल जाता है। अत्यधिक तापमान से फसलें जल्दी मुरझा सकती हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता और पैदावार में कमी हो सकती है। ये भी कोई मतलब साधारण सी बात है, ये समझने वाली बात है। हम सब जानते हैं, समझते हैं इसको। जलवायु परिवर्तन से कीटों और बीमारियों का प्रकोप प्रकोप भी बढ़ सकता है, जिससे फसलों के को नुकसान हो सकता है। जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम इस बार की बात करें, अभी मैं कल के लिए जब तैयारी कर रहा था तो मैं देख रहा था कि सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में होता है, सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में होता है, जो समय मई जून के महीने में आता है, मई के आखिर में, जून के ज्येष्ठ माह में होता है। और ज्येष्ठ माह में ये जरूरी नहीं है कि किसी एक पक्ष के अंदर हो, वो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष में विभाजित भी हो सकता है, कुछ दिन इधर कुछ दिन उधर। ये देखना जरूरी है कि सूर्य रोहिणी नक्षत्र में कब प्रवेश कर रहा है और कब कब तक है। वो जो समय होता है उसको कहते हैं नौतपा। उत्तर भारत में उसको नौतपा कहते हैं, जो कि ग्रीष्म ऋतु का सबसे ज्यादा तापमान वाले दिन होते हैं। और सभी जगह वो शुष्क होता है, गर्मी होती है, और वातावरण जो है वो बिल्कुल सूखा, गर्म, इस तरीके का होता है। वो एक तरीके से सैनिटाइजेशन का काम करता है, प्यूरिफिकेशन का काम करता है वातावरण के लिए। गर्मी, उसके बाद वर्षा ऋतु की तैयारी शुरू होती है प्रकृति में, और वर्षा ऋतु आना शुरू होता है। और उसके समय में क्या होता है कि जब वर्षा ऋतु आ जाता है, उसके पहले
जो कुछ जो कुछ कीट हैं, कुछ रोगों के जो जीवाणु विषाणु हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं उस नौतपा के पीरियड में। उसको नौतपा कहते हैं क्योंकि वो होता तो है 13-14 दिन का समय होता है, क्योंकि सूर्य एक नक्षत्र में 13 से 14 दिन के बीच में रहता है। अगर हम बोलें तो 13.5 दिन का करीब समय होता है। साधारणतः थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। और उसमें ऐसा नहीं कि जिस दिन सूर्य रोहिणी नक्षत्र में गया तो तापमान बढ़ना शुरू, वो धीमे धीमे बढ़ेगा, बिल्कुल ऊपर तक जाएगा, और फिर नीचे फिर कम होगा उस समय से, क्योंकि वातावरण, हवा चलनी शुरू होती, थोड़ी नम हवा चलनी शुरू होती, बारिश नहीं शुरू होती, लेकिन हवा चलनी शुरू होती, और पूर्वाई आना शुरू हो जाता है, कह सकते हैं, जिसमें थोड़ी नमी रहती है, तो तापमान थोड़ा कम होना शुरू होता है। ये हम बात कर रहे हैं मई के आखिर में, जून के शुरू में, ये दोनों महीने के। और ज्येष्ठ माह में होता है ये। और कौन कोई भी पक्ष हो सकता है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र में। तो उसमें जो ये जो बढ़ने और उतरने का जो है, उसमें शुरू के 2 दिन और आखिर के 2 दिन, अगर हम उसको इस तरीके से देखें कि 13-14 दिन है, 13 दिन माने तो 9 दिन के अलावा 4 दिन होते हैं, 2 दिन पहले 2 दिन बाद में, इस तरीके से। तो वो जो 9 दिन जो बीच में होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और उस समय तापमान सबसे ज्यादा होता है, जिसलिए उसको नौतपा कहा जाता है। लेकिन नौतपा का मतलब ये होता है कि सूर्य जो है जब रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहा है, और उसमें उस समय में वो 9 दिन बीच के जो है, बीच के 9 दिन जो है, वो नौतपा होता है। उसमें प्यूरिफिकेशन हो जाता है, सैनिटाइजेशन होता है। गर्मी के कारण बहुत सारे रोग और कीट के जो वो है, जीवाणु है, अंडे हैं, ये हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इस वर्ष वो नहीं हुआ है, नौतपा नहीं हुआ है। इसके कारण क्या हुआ है कि इस बार आपको समस्याएं ज्यादा दिखेंगी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो जुलाई का महीना प्रारंभ हुआ है, लेकिन इस बार जो वर्षा ऋतु है, वो थोड़ा सा देर तक भी होगा। नवरात्रि में भी वर्षा, मतलब ये वर्षा ऋतु रहेगा, ऐसा देख समझा जा रहा है कि 2 अक्टूबर को विजयादशमी है। हम समझते हैं कि सितंबर का पूरा महीना जो है, मतलब ऐसा ही होगा कि वर्षा ऋतु खत्म नहीं हुआ है, ऐसा अनुभव होगा, ऐसा लगेगा। तो ये, और इसका मतलब ये है कि ये जो सारी समस्याएं हैं, वो होंगी, केवल खेत के लिए नहीं, केवल फसल के लिए नहीं, केवल कृषि के लिए नहीं, हमारे लिए भी। क्योंकि प्रकृति में फसल, कृषि और ये सब अलग, सामूहिक रूप से है। तो हम यहाँ पे फसल की, कृषि की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने खेत में थोड़ा देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, जो फसल कर रहे हैं उस फसल के अनुसार। इसके ऊपर हम और विस्तार में कल बात करेंगे। कल का जो विषय है वो इसी पर है कि जो हमने कल तक बात किया है राशि नक्षत्र की, तो नक्षत्र के अनुसार आप थोड़ा सा देखिएगा कि नक्षत्र के अनुसार आपको ध्यान देने की जरूरत है कि उन नक्षत्रों में समस्या दिखेगी, उसके लिए पहले आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्या करना है, उसके बारे में हम कल परसों बात करेंगे। तो जलवायु के परिवर्तन से कीटों और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ सकता है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। जलवायु परिवर्तन से मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है, जिससे उसकी उर्वरता कम हो सकती है। जैसा मैंने बताया कि मिट्टी की गुणवत्ता जो है वो अगर अगर हम मिट्टी की बात करें, तो मिट्टी में कुछ जीव होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, लाभदायक होते हैं, और कुछ होते हैं जो नुकसानदायक भी होते हैं। तो अगर ये जो सैनिटाइजेशन, जो ये प्यूरिफिकेशन, ये जो नौतपा के दिनों में अगर वो नहीं हुआ, वो कार्य नहीं हुआ प्रकृति के अंदर, प्रकृति के द्वारा, तो जो नुकसान वाले हैं वो तो रह गए, और उनमें नुकसान वाले जो हैं वो उस उस पीरियड में, नौतपा में कम हो जाते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है, उनकी जनसंख्या कम हो जाती है, उनका प्रकोप कम हो जाता है। तो वो नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमको
उनकी समस्या हमें दिखेंगी। जो हम यहाँ पे केवल मिट्टी की बात करें, जो मिट्टी के अंदर जो समस्या होती है, जैसे रोग होता है, बहुत सारे रोग होते हैं मिट्टी से होते हैं। इसके अलावा जो वर्षा जो हो रही है उसके कारण, तापमान जो है उसके कारण, जो पोषक तत्व हैं, अगर अधिक वर्षा होती है तो पोषक तत्व भी चले जाते हैं मिट्टी में। पानी बह रहा, भर गया है और बह के चला जा रहा है, तो उसके साथ जो है सॉइल इरोजन होता है, जो मिट्टी बह के चला जाता है, जो उर्वरता है मिट्टी की कम हो जाती है। ये सारी चीजें होती हैं। जलवायु परिवर्तन से पानी की उपलब्धता भी प्रभावित हो सकती है, जिससे सिंचाई के लिए पानी की कमी हो सकती है। ये हम देख ही रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है क्योंकि वर्षा कम हो रही है, और हम फसल ऐसी ले रहे हैं जिसमें पानी की मात्रा अधिक चाहिए। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि पानी हम जमीन के नीचे से बोरवेल से निकाल रहे हैं। जमीन के नीचे जो वाटर टेबल है वो नीचे चला जा रहा है, और उसका रिचार्ज नहीं हो रहा है क्योंकि वर्षा कम हो रही है। जितनी वर्षा हो रही है उससे भी रिचार्ज नहीं हो रहा, क्योंकि हमने हमारी मिट्टी को ऐसा बना दिया कि पानी का जो निचरापन जो बोलते हैं कि परकोलेशन, जो पानी का जो ड्रेनेज है वाटर का, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, जो ये जो सारे टर्म्स हम यूज करते हैं इसमें मिट्टी के लिए, कृषि में, ये नहीं होता है। तो नीचे मिट्टी का रिचार्ज पानी का नहीं हो रहा है, लेकिन पानी हम निकालते चले जा रहे हैं। तो वो जो संपदा है, जल संपदा जो है, प्राकृतिक जल संपदा जो जमीन के नीचे है, वो कम होता चला जा रहा है, वो गहरा होता चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। तो ये सब जो है जलवायु परिवर्तन के कारण होते हैं। जलवायु और ऋतुओं का फसलों पर प्रभाव क्या पड़ता है, इस पे हम और थोड़ा समझेंगे। तापमान फसलों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रत्येक फसल के लिए एक इष्टतम तापमान होता है, और यदि तापमान बहुत अधिक या बहुत कम हो तो ये फसल के विकास को धीमा कर सकता है या उसे नुकसान पहुंचा सकता है। हमने इसकी बात की है, हमने यहाँ पे पॉइंट्स में उसको ले लिया है। वर्षा भी फसलों के लिए आवश्यक है क्योंकि ये पौधों को पानी और पोषक तत्व प्रदान करती है। वर्षा जो ऊपर से गिरती है वो भी पोषक तत्व देती है। पौधा केवल मिट्टी से ही पोषक तत्व लेता है ऐसा नहीं है। कैसे होता है ये भी हम बात करेंगे। वर्षा की कमी या अधिकता दोनों ही फसलों के लिए हानिकारक हो सकती है। सौर विकिरण, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जो पौधों को भोजन बनाने की प्रक्रिया है, जो पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया है। सौर विकिरण की मात्रा और अवधि भी फसलों के विकास को प्रभावित कर सकती है। तो ये अगर ज्यादा समय वर्षा हो रही है, मतलब बादल ज्यादा समय है, लगातार है और काफी समय के लिए, तो उस समय फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया धीमी हो जाती, कम हो जाती, कभी कभी रुक जाती है, कम समय तक होती है। तो उससे पौधों को पोषण कम मिलता है, पौधों में बढ़त कम होती है। ये जो है जलवायु का, जैसे मैंने बात की, इसको बहुत गहराई से आपको समझना पड़ेगा कि ऋतु के अनुसार जलवायु में जो साधारण जो क्रम है वो होना चाहिए। वर्षा ऋतु में क्या होता है, कुछ दिन बारिश होती है, फिर कुछ दिन धूप निकलती है, फिर बारिश होती है, फिर ये इस तरीके से। अगर लगातार धूप निकले या लगातार बारिश हो तो दोनों ही नुकसानदायक होता है। उसको हमको समझना है। ऋतुएं फसलों के विकास और उपज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए खरीफ की फसलें जैसे चावल और मक्का गर्म और आर्द्र मौसम में उगाई जाती है, जो हमने बताया पहले, जबकि रबी की फसलें गेहूं और जौ ठंडे और शुष्क मौसम में उगाई जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम ये देखें, हम अभी अगले स्लाइड में नहीं जाएंगे, हमारे पास केवल 3 मिनट का समय है, तो हम यहाँ तक जो हमने बातें की है उसको हम थोड़ा सा उसी पर रहेंगे। कुल मिला के बात यह है कि फसल का, जलवायु का और ऋतु का, ऋतु के अंदर जलवायु, और जलवायु के अनुसार फसल का चुनाव, फसल की बुआई, फसल की रोपाई, फसल की कटाई, और उसके बीच में जो भी कार्य होते हैं वो, इसका बहुत गहरा संबंध है, प्राकृतिक संबंध है और बहुत गहरा संबंध है। उस संबंध को, प्राकृतिक नियम के अनुसार जो संबंध है, उसको फसल के अनुसार समझना जरूरी है। उसमें हम अपना कोई भी अगर अपना अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी हम उसमें
बदलाव करने की कोशिश करते हैं कि हम सोचते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, या ऐसे नहीं ऐसे हम करेंगे, हम कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो प्रभाव होता है, वो आपको दिखता है कि आपको समस्याएं दिखती हैं। और समस्याओं के कारण, समस्याएं फसल के दौरान होती हैं, और उन समस्याओं के कारण आपके उपज में कमी होती है, उसकी गुणवत्ता में कमी होती है, उसके इसमें क्या बोलते हैं, क्वांटिटी में कमी आती है। और उसके साथ साथ ये भी होता है कि अगर मौसम बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और आपने जो है ऋतु के अनुसार किया है, तो आपका उत्पादन अच्छा होता है, ज्यादा होता है, गुणवत्ता ज्यादा होती है। हो सकता है कि उस समय बाजार का भाव अच्छा नहीं हो, तो बाजार का भाव का इन तीनों से कोई रिलेशन नहीं है। बाजार का भाव तो सीधा सीधा जो है अर्थशास्त्र है, कि कितना आवक है और कितना वो है, कितना आया और कितना बिका, अराइवल एंड ये उसके ऊपर है। अगर जिस दिन कम आया, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है मंडी में, लेकिन कम माल आया तो ज्यादा तेज बिकेगा अगर खरीदार ज्यादा है। और अगर खरीदार नहीं है, कम माल आया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसका माल है उसको, उसका माल बिक जाएगा या नहीं भी बिकेगा। ये डिमांड एंड सप्लाई का जो है, सीधा सीधा, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो भाव ज्यादा रहेगा। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो भाव कम रहेगा। वहां पे गुणवत्ता वगैरह जो है वो सेकेंडरी होता है, या उसको वो उसकी बात नहीं आती। हाँ, अगर जो अच्छा है वो पहले बिकेगा, वो ज्यादा दाम पे बिकेगा। लेकिन जो अच्छा है, अगर वो पहले नहीं पहुंच सका, तो देर में पहुंचा तो वो कम दाम में भी बिकेगा। ये सारी बातें मंडी में होती हैं। लेकिन हमको ये देखना है कि हम अपने स्थान के ऋतु जलवायु के अनुसार फसल को चुने, और फसल का जो समय है, उसकी जो अवधि है, उसकी जो बुआई का समय है, उसके बुआई के जो कंडीशन है, उसके अनुसार करें, तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि